प्रस्तुत है भारतीय सेना के सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। शौर्य गाथा। नमस्कार। कार्यक्रम शौर्य गाथा में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम शौर्य गाथा समर्पित है उन महान नायकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की आन बान और शान को धूमिल नहीं होने दिया। मरणोपरांत परमवीर चक्र से विभूषित लेफ्टिनेंट कर्नल श्री ए.बी. तारापुर जी की कहानी। लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बी.पी. तारापुर था। वो हैदराबाद राज्य की सेना में 1942 में शामिल हुए थे और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया में सक्रिय सेवा की। उन्हें 1 अप्रैल 1951 को पूना हॉर्स में कमीशन मिला। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई सियालकोट क्षेत्र में फिल्लौरा नामक स्थान पर लड़ी गई। कलोई फिल्लौरा अक्ष पर भारतीय सेना की दक्षिण की ओर कूच में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के नेतृत्व में 17 हॉर्स दाहिने पक्ष पर थी। 11 सितंबर 1965 को फिल्लौरा पर कब्जा करने के लिए बख्तरबंद फौज का मुख्य हमला इसी रेजिमेंट को सौंपा गया था, किंतु दुश्मन ने अचानक इस टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया। उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर की सूझबूझ और रणनीति के कारण दुश्मन को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी और भारतीय पक्ष ने शानदार बढ़त हासिल की। अंत में वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हों, पुकारते ये जमीनों आसमां शहीद हों। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन में जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। कवि प्रदीप द्वारा फिल्म शहीद के लिए लिखा गया यह गीत सही मायनों में शहीद के दिल का हाल है। हर शहीद एक ही प्रण लेकर आगे बढ़ता है। वो वतन की राह में शहीद होना चाहता है। वो वतन के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। आज हम जिस महान विभूति की बात करने जा रहे हैं, उसने अपने आत्मबल और साहस से अपने वतन की राह निष्कंटक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर। लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर का पूरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बरजोरजी तारापुर था तथा उनका जन्म 18 अगस्त सन 1923 को बंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बी.पी. तारापुर था। वो हैदराबाद राज्य की सेना में सन 1942 में शामिल हुए थे और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी एशिया में सक्रिय सेवा की। उन्हें 1 अप्रैल 1951 को पूना हॉर्स में कमीशन मिला। सर, लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर रिपोर्टिंग सर। आओ लेफ्टिनेंट, हैव ए सीट। थैंक यू सर। आपको युद्ध के हालात के बारे में सारी खबर तो होगी ही? बिल्कुल है सर। गुड। मेरा अनुमान है कि इस लड़ाई में टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई सियालकोट में होने वाली है। इसके लिए मुझे अपने सबसे अच्छे तोपची की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। सर, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। मुझे भी यही उम्मीद है। इस नक्शे पर गौर करो। ये है कलोई फिल्लौर अक्ष। इस पर हमारा कब्जा होना बेहद जरूरी है। इसके बिना हमारा ये युद्ध जीतना लगभग असंभव है।
इसके लिए मुझे कितनी आजादी है सर? इसका मतलब? इसका मतलब यह है सर, सीधे तौर पर वहां हमला करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा, पर अगर हम इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए पीछे से हमला करें तो हम दुश्मन को चौंका सकते हैं। गुड, अच्छी योजना है। इस बैटल को जीतने के लिए तुम्हें जितनी मदद चाहिए, जो भी रणनीति बनानी है, वो सब करने के लिए तुम आजाद हो। थैंक्स सर। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अभी यहां हो और तुम्हारी 17 हॉर्स भी यहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से जल्दी इस तरफ कूच करो और किसी भी कीमत पर मुझे ये पोस्ट भारतीय तिरंगे के नीचे लाकर दो। हो जाएगा सर। मैं ऐसा हमला करूंगा कि दुश्मन को नानी याद आ जाएगी। गुड। जय हिंद सर। जय हिंद। उन्नीस 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई सियालकोट क्षेत्र में फिल्लौरा नामक स्थान पर लड़ी गई। कलोई फिल्लौरा अक्ष पर भारतीय सेना की दक्षिण की ओर कूच में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के नेतृत्व में 17 हॉर्स दाहिने पक्ष पर थी। 11 सितंबर 1965 को फिल्लौरा पर कब्जा करने के लिए बख्तरबंद फौज का मुख्य हमला इसी रेजिमेंट को सौंपा गया था। उसने फिल्लौरा पर पीछे की ओर से अकस्मात आक्रमण करने का निश्चय किया। रेजिमेंट सावधान। रेजिमेंट, आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही गर्व का दिन है। आज हमें अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिला है। आज हमें अपने नमक का हक अदा करने का मौका मिला है। आज हमें मौका मिला है कि हम दुश्मनों को दिखा दें कि उनकी कोई भी नापाक कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। रेजिमेंट, हमें फिल्लौरा पर हमला करके उसे जीतने का हुक्म मिला है। यह क्षेत्र बहुत ही सुरक्षित है। यहां पर दुश्मनों की टैंक रेजिमेंट के साथ साथ उसकी मदद के लिए दूसरी फौजें भी हैं। ऐसे में हम पुरानी तरकीब काम में लाएंगे। अचानक हमला करो, चौंका दो और नष्ट कर दो। कोई शक? रेजिमेंट मार्च। ग्यारह सितंबर 1965 के दिन फिल्लौरा पर कब्जा करने के लिए 17 हॉर्स दाहिने पक्ष से आगे बढ़ती हुई निकल पड़ी। उसका इरादा अचानक हमला करके चौंका देना था, मगर दुश्मन को इस योजना की खबर मिल चुकी थी। फिल्लौरा पर अचानक हमला करने के लिए जब रेजिमेंट चाविंडा के बीच आगे बढ़ रही थी, तभी वजीरवाली से दुश्मन ने भारी आर्मर से अचानक हमला बोल दिया। मगर इस अचानक हमले से लेफ्टिनेंट कर्नल A.B. तारापुर बिल्कुल ना घबराए और उन्होंने आपात स्थिति की अपनी योजना पर काम किया और अपने स्थान पर डटकर मुकाबला करने के साथ ही एक पैदल बटालियन की सहायता से उन्होंने अपने एक स्क्वाड्रन के साथ बहादुरी से फिल्लौरा पर हमला कर दिया। फिल्लौरा की अहमियत दुश्मन भी समझता था, इसलिए उसने इस हमले के जवाब में भारी गोलाबारी शुरू कर दी। पर जैसे कि तारापुर कसम उठाकर आए थे, वो अपनी जगह से बिल्कुल टस से मस नहीं हुए और लगातार हमलों का जवाब देते रहे। उसी बीच उनके टैंक पर एक गोला आकर गिरा और वो जख्मी हो गए। सर, आप बुरी तरह से घायल हो गए हैं सर। आपको फौरन इलाज की जरूरत है सर। नहीं जवान, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो मैं हासिल कर लूंगा। जानते हो वो क्या है? नहीं सर। वो है मेरी जीत। वो है फिल्लौरा। जब तक वो हमारे कब्जे में नहीं आता, मैं कहीं नहीं जाने वाला। सुनो सिपाही जी, मुझे दूसरे टैंक तक ले चलो। सर। चलो, मेरी मदद करो। कम ऑन सर। कम ऑन, सोचो नहीं। आओ, ये मेरा ऑर्डर है। सर। जल्दी करो। घायल होने के बावजूद तारापुर न सिर्फ अपनी जगह पर डटे रहे, बल्कि उन्होंने अपनी फौज का मार्गदर्शन भी किया। जल्द ही उनको इसका फल मिला और वो विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ गए। 14 सितंबर 1965 को
वजीर वाली पर अधिकार करने के लिए अपने जख्मों की जरा भी चिंता न करते हुए उन्होंने फिर अपने रेजिमेंट का नेतृत्व किया और 16 सितंबर को जसोरन और बुटूर डोंगरांडी पर अधिकार कर लिया। मेरे साथियों, मेरे बहादुर जवानों, तुमने वही किया है जिसके लिए तुम्हें जाना जाता है। तुमने विजय प्राप्त की है, पर यह विजय अभी अधूरी है। हमारा लक्ष्य अभी दूर है। आगे बढ़ो और तब तक मत रुकना जब तक कि हम पूरी तरह से कामयाब ना हो जाएं। मार्च! सर, आप बुरी तरह से घायल हैं। ये काम चलाऊ पट्टी आपका इलाज नहीं है सर। आपको तुरंत ही किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए। जवान, मुझे पता है मुझे कहां होना चाहिए। तुम मेरी फिक्र मत करो, बस तुम दुश्मनों पर ध्यान लगाओ, सर गोले दागते रहो। रही बात मेरे घावों की, तो ये मेरा तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक कि मैं उस पोस्ट पर कब्जा न कर लूं। कोई शक? नो सर। तो आगे बढ़ो। इस लड़ाई में कई बार उनके टैंक पर गोले गिरे, पर हर बार वो संभल कर फिर से आगे बढ़ते गए और हमला जारी रखा। उनका वहां टिका रहना बेहद जरूरी था, क्योंकि उनके टैंक रेजिमेंट के भरोसे ही पैदल सेना चविंडा पर पीछे से आक्रमण करने जा रही थी। अपने इस हमले में 19 के मुकाबले उन्होंने दुश्मन के 60 टैंकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और कईयों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। लेकिन पहले से ही घायल ये वीर और अधिक घायल हो चुका था। अब उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। लगातार 6 दिनों तक युद्ध करते रहने के बाद वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस बेमिसाल शौर्य और बलिदान के लिए उनको मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी बदौलत फौज को उस अभियान में भारी सफलता मिली। इसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उनको हमारी और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से शत शत नमन है। जय हिंद। शौर्य गाथा। अभी आप सुन रहे थे परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल।